अध्याय 21। लाभ उठाना। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, हताहतों की संख्या कम हो चुकी थी और अब केवल पुरस्कार बचे थे। ये वो शब्द थे जिनके साथ कैस्पियन और उसका समूह आसपास से आ रही लगातार गालियों को शांत कर सकता था, जबकि सार्थक और इसला, अरे वे दोनों कहाँ चले गए? कैस्पियन की टीम में बची एकमात्र महिला ने उसका ध्यान आकर्षित करते हुए पूछा। वह इधर उधर देखने लगा और प्रसन्न हो गया। वे चले गए, वह हताश होकर चिल्लाया। ठीक उन्हीं क्षणों में उसके मन में एक विचार आया। क्या वे भक्षकों के खजाने को छीनने के लिए आगे बढ़ सकते थे? उन्होंने सोचा। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। चर्चा शुरू होते ही सार्थक और इसला उस स्थान की ओर दौड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार वे जीत गए हैं। ये जगह पहाड़ की गहराई में एक गुफा थी, जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ कई कमरे थे। ये बिना सुरक्षा के थी, इसलिए वे दोनों इसे देखने के लिए वहां गए। सार्थक, तुम्हें कैसे पता चला कि वे लोग मेरे खिलाफ कुछ योजना बना रहे थे? मुझे इसका एहसास नहीं था। जैसे ही इसला को लगा कि कोई खतरा नहीं है, उसने कहा और सार्थक मुस्कुराया। वास्तव में वे इस जगह पर नहीं आए थे जैसा कि उन्होंने दावा किया था। मैंने इसे दो चीज़ों के कारण देखा। पहली बात यह कि जब मैं उन भक्षकों से लड़ रहा था तो मैंने उन्हें पास में ही महसूस किया। मुझे यह अजीब लगा कि वे भक्षक वहां आए थे, क्योंकि यह वह जगह नहीं थी जहां वे अक्सर गांव में आते थे, बल्कि अपने क्वार्टर में वापस आते थे। और उन निशानों के अनुसार वे 2 दिन पहले वहां से गुजरे थे। उन्हें उस जगह पर वापस जाने की ज़रूरत नहीं थी जिसे उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया था। इसलिए मुझे संदेह हुआ कि किसी ने उन्हें फुसलाया था, और जब मैंने अपनी इंद्रियों से जांच करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वे छिपे हुए थे, हमें देख रहे थे। फिर भी मुझे केवल कैस्पियन ही महसूस हुआ, इसलिए यह अजीब था। अगर वह इतना शक्तिशाली नहीं है तो वह उन भक्षकों को कैसे आकर्षित कर सकता है? अपनी पूरी टीम के साथ भी वह ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने इस संभावना के बारे में सोचा कि वह उनके साथ काम कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसे समान शक्ति वाले दूसरे व्यक्ति के साथ आते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। ऐसी ताकत उन्हें मुझसे लड़ने के लिए, लुभाने के लिए पर्याप्त है। वे तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन सार्थक मुस्कुराया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम बहुत सुंदर दिखती हो, उन लोगों का तुम्हारी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। शायद वे तुम्हें अपना सगा संबंधी बनाने के लिए मजबूर करना चाहते थे या कुछ और। अगर मैं तुम्हारे सगा संबंधी की तलाश में तुम्हारे रास्ते में आ गया तो मुझे खेद है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर सीधे सामने देखा। आइला को उसकी कही गई हर बात पर आश्चर्य हुआ, लेकिन अंत में जब उसने सार्थक को इसके लिए माफ़ी मांगते देखा तो वह थोड़ा डर गई। नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके साथ एक खूनी जोड़े की तरह नहीं रहना चाहती। मैं हर दिन आपके साथ प्रशिक्षण लेकर खुश हूँ, उसने जल्दी से जवाब दिया, क्योंकि वह और अधिक घबरा गई थी। अंत में जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया था तो वह टमाटर की तरह लाल हो गई और शर्मिंदगी से नीचे देखने लगी। सार्थक ने उसकी ओर दिलचस्पी और मुस्कुराहट के साथ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह इस विशाल गुफा के प्रत्येक कमरे में घुसकर मूल्यवान या दिलचस्प चीजें खोजता रहा। आखिरी कमरे तक उसे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। यहाँ तो केवल एक बड़ा बक्सा था जिसके अंदर कई चीजें थीं। वहाँ कुछ अच्छे स्तर के हथियार हैं और कंटेनरों में बड़ी मात्रा में पिशाच का खून है। लड़ाई के दौरान मैंने जितना खून छीना है, उससे लगता है कि कुछ समय तक हमें आपूर्ति की कोई समस्या नहीं होगी। सार्थक ने सोचा और फिर अंदर पड़े कई स्क्रॉल को पकड़ लिया। एक और नक्शा, यह ज्यादा विस्तृत है, लेकिन ये यहाँ का नहीं है। सार्थक ने असमंजस में पढ़कर सोचा और दूसरे स्क्रॉल की ओर देखा। इस पर प्राचीन भाषाओं में भक्षकों के लेख लिखे हुए थे। ओह, एक ड्रैगन! सार्थक ने आश्चर्य से सोचा, क्योंकि ये देखकर उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। इस पुस्तक के अनुसार यहाँ से पश्चिम की ओर पहाड़ों में एक छोटा सा घायल ड्रैगन रहता था। यह उतना बड़ा और पुराना नहीं था, ये शक्तिशाली भी नहीं था, लेकिन फिर भी यह एक ड्रैगन था। वह सोच रहा था कि एलिस जैसा उच्च श्रेणी का बेहतर हथियार कैसे प्राप्त किया जाए, और अब ऐसा लगता है कि उसे एक रास्ता मिल गया है। ड्रैगन की हड्डियां हथियार बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए वह मुस्कुराया। तभी एक आवाज ने उसे विचारों से बाहर निकाला। सार्थक, इस बार तो हम मालामाल हो गए, इसला ने आश्चर्य और खुशी के साथ कहा जब उसने देखा कि उस विशाल बक्से में कितना सारा सामान था। फिर भी सार्थक मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। चलो जल्दी से चलते हैं, यहाँ और कुछ नहीं है। चलो यहाँ कुछ हथियार छोड़ देते हैं ताकि उन लोगों को शक न हो, सार्थक ने कहा। और हालांकि इसला थोड़ी अनिच्छुक थी, उसने सार्थक के कहे अनुसार किया और फिर वे दोनों वहां से भागकर अकादमी की ओर चल पड़े। उन्हें अभी भी अपनी जीत की गणना करनी थी और उन स्क्रॉलों की जांच करनी थी, इसलिए वे जल्दी से वापस लौट आए। जब वे वापस आ रहे थे, सार्थक अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच रहा था। फिलहाल पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी क्षमताओं के बारे में है।
इन दिनों के दौरान उसे एहसास हुआ है कि वह जितनी बार चाहे डायमेंशनल मूवमेंट का इस्तेमाल कर सकता है, जब तक उसका दिमाग इसका समर्थन करता है। ये क्षमता वैम्पायरिक शक्ति का उपयोग सक्रिय करने या कूलडाउन समय के लिए नहीं करती है, जैसा कि उसके पिछले जीवन में हुआ था। ये केवल उसके सिर पर हल्का दबाव बनाता है जो इसके इस्तेमाल की संख्या के साथ बढ़ता जाएगा। हालांकि मानसिक मजबूती से इस दबाव को नज़रअंदाज किया जा सकता है। उसका मन जितना मजबूत होगा, वह उतनी ही अधिक बार इस क्षमता का उपयोग कर सकेगा। यही बात आईसीकस पर भी लागू होती है। बात सिर्फ इतनी है कि डायमेंशनल मूवमेंट का उपयोग करने की तुलना में आईसीकस का उपयोग करते समय उसके दिमाग पर दबाव कई गुना अधिक होता है। जब तक मैं मजबूत होता जाऊंगा, शायद वह समय आ सकता है जब मैं इन क्षमताओं के कारण होने वाले दर्द से बच सकूं। शायद वह समय आ सकता है जब मैं बिना दर्द के इनका पूरा उपयोग कर सकूं। सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर भी अभी भी एक योग्यता थी, डिट्रिच का रूपांतरण, जिसका वह अभी भी उपयोग नहीं कर पा रहा था। इन दिनों जब वह काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, तब भी उसके लिए इसका उपयोग करना असंभव था। उद्धरण ... ये सचमुच एक शक्तिशाली कौशल होगा। सार्थक ने उस कौशल को याद करके सोचा। एक क्षमता जो डिट्रिच के नाम को धारण करती है और उसका उपनाम भी डिट्रिच है। इसके अलावा एकमात्र पिशाचवाद जिसके बारे में वह जानता है वह एक उन्नत संस्करण है जो समान उपनाम को धारण करता है। इतने सारे संयोग उसे यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद वह उस प्राचीन संत वंश से संबंधित है। लेकिन यह एक ऐसा कबीला है जो 10 मिलियन वर्ष पहले लुप्त हो गया था। ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं उसमें शामिल हूँ? उद्धरण ... शायद मुझे उस बर्फीली जगह पर दोबारा जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि मैं वहाँ क्या कर रहा था। सार्थक ने सोचा, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए एक आह भरी। इसे भूल जाओ, चलो उस पर ध्यान केंद्रित करें जो मायने रखता है। उसने खुद से कहा, मेरे पास पहले से ही ट्रेड सिटी तक पहुंच है, इसलिए मुझे अपने लिए एक बेहतर हथियार बनाने का अनुरोध करना चाहिए। मुझे उस ड्रैगन की ज़रूरत है। सार्थक ने खुद से सोचा, और जैसे जैसे उसके विचार इधर उधर घूमते रहे, समय बीतता गया जब तक कि वे दोनों अकादमी में वापस नहीं आ गए। अध्याय 22, अपने अगले लक्ष्य की तैयारी। अकादमी लौटने पर सार्थक और इसला ने मिशन का विवरण बताने के लिए प्रोफेसर रीगन से मुलाकात की। यद्यपि उन्होंने उसे अनावश्यक विवरण बताने से बचने के लिए बहुत विस्तृत विवरण नहीं दिया, लेकिन सार्थक ने उसे वहां मिले कई स्क्रॉल दे दिए। प्रोफेसर, वे प्राचीन भाषा में लिखे गए हैं। मैं जो पढ़ सकता था उससे मुझे भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान है, और मुझे एहसास हुआ कि हमने उस गुफा में जो देखा उसमें थोड़ी समस्या है, सार्थक ने कहा। यद्यपि प्रोफेसर रीगन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सार्थक को प्राचीन भाषा आती है, फिर भी उन्होंने इसके बारे में नहीं पूछा और अपनी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया। आपको क्या समस्या दिख रही है? उन्होंने स्क्रॉल पढ़ते हुए पूछा। इसके अनुसार उनके पास 1 या 2 नेता हैं जिनकी शक्ति का स्तर काफ़ी ऊंचा है, लेकिन हमने लड़ाई और गुफा पर हमले के दौरान किसी भी उच्च शक्ति वाले नेता को नहीं देखा। शायद सबसे मजबूत 3 या 4 थे जिनकी शक्ति लगभग 3000 थी, लेकिन उससे अधिक कोई और नहीं था। इसलिए मुझे डर है कि वे कुछ अलग योजना बना रहे हैं। शायद यह इस बार सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, सार्थक ने जवाब दिया। ये सुनकर रीगन कूपर ने अपनी बाहें थोड़ी सी उठाईं और उसकी ओर देखा। उसे अपनी चिंताओं पर सिर हिलाना पड़ा। उनकी बातें बहुत अच्छी थीं। उद्धरण ... ठीक है, मैं इस बारे में उच्च अधिकारियों को बताऊंगा और हम इस पर गौर करेंगे कि क्या बेहतर हो रहा है, उसने जवाब दिया और स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया। तुमने मुझसे कहा था कि तुम पश्चिम जाना चाहते हो, तुम वहां क्या करोगे? प्रोफेसर, सच तो यह है कि मैं हथियार बनाने के लिए कुछ सामान लाना चाहता हूं। मेरे पास एक टिकाऊ हथियार है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मुझे रोक रहा है। ऐसा लगता है कि मैं इस हथियार से अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकता। सार्थक ने अपना हथियार निकालते हुए कहा। प्रोफेसर ने उसे अपने हाथ में लिया और सिर हिलाया। उन्होंने इसे अच्छी सामग्री से बनाया है, लेकिन यह एक सामान्य निम्न श्रेणी का हथियार है। ये टिकाऊ है क्योंकि सामग्री अच्छी है, लेकिन कारीगर पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था, इसलिए वह इसका अच्छा उपयोग नहीं कर सका। ये सामान्य बात है कि आप इतनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सार्थक को ये बात समझ में नहीं आई। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा, और प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए एक हथियार निकाला। ये दोनों हथियार समान कठोरता वाली सामग्री से बनाए गए हैं, लेकिन निम्न श्रेणी के हथियार और उच्च श्रेणी के हथियार के बीच बहुत अंतर होता है, भले ही सामग्री एक ही क्यों ना हो। लो, इसे पकड़ो, उसने कहा, उसे हथियार देते हुए जिसे उसने अभी अभी निकाला था। सार्थक ने इसे उठाया और जो महसूस किया उससे वह आश्चर्यचकित था। जैसे ही उसने हथियार पकड़ा, हालांकि यह उसके पसंदीदा हथियारों के अनुसार नहीं था, वह महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति पहले की तुलना में अधिक बहुमुखी रूप से आगे बढ़ रही थी। ये तो बहुत बड़ा अंतर है, सार्थक ने आश्चर्यचकित चेहरे से उत्तर दिया। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। अंत में
हमें ये समझना चाहिए कि हथियार एक ऐसा उपकरण है जो हमारी शक्ति उधार लेता है, इसलिए हथियार की रैंक जितनी अधिक होगी वह हमारी शक्ति का उतना ही अधिक हिस्सा संभाल सकता है और साथ ही साथ ले जा सकता है। इसलिए ये सामान्य है कि आप अपने वर्तमान हथियार के साथ अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपके हथियार की रैंक आपकी वर्तमान शक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने जवाब दिया और फिर सार्थक को देने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तुम्हें अनुमति है। निर्देशकों के साथ परेशानी से बचने के लिए जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करो और पश्चिम में परेशानी की तलाश मत करो। हालांकि अगर तुम मिस एलिस के साथ जाते हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सार्थक ने सिर हिलाया और उसके बाद वह और इसला उस गांव में लौट आए जहां वे रहते थे। उन दोनों को स्क्रॉल के संबंध में कुछ चीज़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता थी, इसलिए वे सार्थक के कमरे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, एलिस कमरे के अंदर से प्रकट हुई और सार्थक को देखकर मुस्कुराए। सार्थक, उसने खुशी से कहा और उसे गले लगाने के लिए उसकी ओर बढ़ी। सार्थक को आश्चर्य हुआ कि वह यहाँ थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें अभी यहाँ देखूंगा। क्या तुम फ्री हो? उसने पूछा और उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने देखा कि एक लड़की उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। ये देख एलिस को आश्चर्य हुआ, वह तुरंत सार्थक से अलग हो गई और उन दोनों की ओर देखने लगी। उसने कहा, अपनी जीभ काटते हुए। जैसे ही उसने एक संभावना के बारे में सोचा, उसने सार्थक को घूर कर देखा। क्या वह आपकी पत्नी है? उसने चौंक कर पूछा। वह सार्थक को गले लगाने के लिए माफ़ी मांगने ही वाली थी, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं उससे तब मिला था जब स्कूल शुरू हुआ था और अब वह मेरी टीम की साथी है, उसने कहा और फिर उसका उससे परिचय कराया, जिससे एलिस ने राहत की सांस ली। उसे यह सोचकर ही दिल का दौरा पड़ गया कि उसने किसी और के पति को उसकी पत्नी के सामने इस तरह गले लगाया था। इसके तुरंत बाद दोनों ने बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की और एक दूसरे को जानने लगे। तो तुम पश्चिम में एक घायल ड्रैगन का शिकार करने जाना चाहते हो? ये बहुत खतरनाक है, सार्थक, एलिस ने जवाब दिया। सार्थक को यह स्वाभाविक रूप से पता था। ड्रैगन कोई साधारण जीवित प्राणी नहीं है, यह मौजूदा नस्लों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक है। भले ही यह घायल हो और युवा हो, इसे मारना आसान नहीं हो सकता है। फिर भी उसे जाना ही होगा। मुझे एक बेहतर हथियार की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी शक्ति को बेहतर ढंग से समझ सकूं। और ड्रैगन की हड्डियां और तराजू हथियार बनाने के लिए एकदम सही हैं, उसने जवाब दिया, जिससे एलिस ने समझ में सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझती हूँ। ड्रैगन को ढूंढना भी मुश्किल है और अगर हम उसे मार सकें तो यह एक वरदान है, इसलिए मैं आपकी बात समझती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ आऊँगी। मेरे वहाँ होने से यह आसान हो जाएगा और मैं सुनिश्चित करूँगी कि आपको कुछ न हो, उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, जिससे सार्थक आश्चर्यचकित हो गया। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हारे पास कोई कक्षा या व्यवसाय नहीं है? उसने पूछा और उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैंने एक परीक्षा दी और हाल ही में हमारे द्वारा लिए गए प्रशिक्षण की बदौलत सर्वोच्च ग्रेड के साथ उत्तीर्ण हुई, इसलिए अब मैं कुछ समय बाद तक मुक्त हूँ जब तक कि कक्षा में लड़ाई शुरू न हो जाए, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सार्थक ने फिर सिर हिलाया और बोलने वाला था, तभी एलिस को कुछ याद आया, इसलिए उसने उसे बीच में रोका। ठीक है सार्थक, मेरे पिताजी ने हमें संसाधन भेजे हैं, देखो, उसने जल्दी से कहा और कई महत्वपूर्ण चीजें निकाली, जिनमें से ज्यादातर उच्च गुणवत्ता वाला रक्त था। सार्थक को यह देखकर आश्चर्य हुआ। इतना? उसने पूछा, क्योंकि वहां खून की 10 बड़ी थैलियां थीं। प्रत्येक बैग में लगभग 10 लीटर उच्च गुणवत्ता वाला रक्त था, जो बेहद महंगा है। जब इसला ने यह देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वारिस इतने अमीर होंगे। एलिस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हे, जब मैंने इसे देखा तो मैं भी हैरान रह गई। मेरे पिता और भाई ने इसे हमें भेजा था क्योंकि मैंने उन्हें हमारी शक्ति में वृद्धि के बारे में बताया था, उसने जवाब दिया, अंत में थोड़ा गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए। अगर ऐसा है तो ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी शक्तिशाली बन जाएंगे और जल्द ही प्रथम अकादमी तक पहुंच जाएंगे, इसला, उसने इसला की ओर देखते हुए कहा। वह आश्चर्यचकित हुई। मैं? उसने आश्चर्य से पूछा और उसने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से, याद है मैंने तुमसे कहा था कि हमें पिशाच और भक्षक का खून मिलेगा। अच्छा, देखो, उसने कहा, खून की कई और थैलियां भी निकाली। इस मामले में ये शुद्ध खून था। यह उच्च गुणवत्ता वाला नहीं था, ये सर्वोच्च शुद्धता थी जो आपको किसी सुसंगत प्राणी से प्राप्त होती है। इतना कुछ देखकर एलिस भी दंग रह गई। उसने भक्षक के खून को अनदेखा कर दिया, जो कि सबसे अधिक मात्रा में था, और पिशाच के खून पर ध्यान केंद्रित किया। यद्यपि बैग केवल 5 थे और प्रत्येक में लगभग 2 लीटर पानी था। ये शुद्ध रक्त है, ये सर्वोत्तम प्रकार का रक्त है। यह, तुम्हारे पास इतना सारा पिशाच रक्त कैसे आया? उसने आश्चर्य से पूछा। इसला भी सदमे में थी। किस क्षण?
उसने सोचा। अध्याय 23, वैम्पायरवाद की प्रभावशीलता का परीक्षण। सार्थक बस मुस्कुराया और उन्हें बताना शुरू कर दिया। ये बहुत सरल था। पूरी लड़ाई के दौरान वह बिना किसी को बताए रक्त भंडारण उपकरणों के साथ इधर उधर चक्कर लगाता रहा और कभी कभी किसी भक्षक को ही मारता था। इसके अलावा अराजकता के कारण वह कई दुर्भावनापूर्ण पिशाचों को मार सकता था। हालांकि उसने बाद में कुछ नहीं कहा। आखिरकार, हालांकि सार्थक को इसकी परवाह नहीं है कि ये उसकी अपनी जाति के हैं या नहीं, और वह तो केवल उनके अंदर का खून देखता है, लेकिन एलिस को उनकी परवाह है। वह अपनी जाति का ख्याल रखती है और उसका दिल एक हीरो जैसा है। शायद उसका स्वभाव सार्थक के पिछले जन्म जैसा ही है और सार्थक को उसका मन बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसने उसे ये विवरण बताने से परहेज किया। लेकिन अपनी चालाक लड़ाई के कारण उसे बहुत सारा भक्षक और पिशाच का खून मिल गया, इसलिए ग्रे द्वारा भेजे गए रक्त से उनकी पूरी आपूर्ति हो गई। इस प्रकार वे कई घंटे बातें करते रहे, जब तक कि इसला सो नहीं गई, क्योंकि अगले दिन उन्हें जाना था। सार्थक और एलिस देर रात तक बातें करते रहे। ऐसा लग रहा था कि उसे बताने के लिए बहुत कुछ है। उसके चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता साफ झलक रही थी जब उसने उसे पिछले कुछ दिनों में किए गए अलग अलग कामों के बारे में बताया। उसने सार्थक को अपने बहुत करीब पाया, इसलिए उसने सार्थक के सामने अपनी सारी बातें खोल दी और देर रात तक उसे सब कुछ बताती रही। इसी तरह सार्थक ने उसे अलग अलग बातें बताईं और उसे अपनी नई शक्ति का स्तर दिखाया, जो लड़ाई के बाद 3150 पर था। यद्यपि एलिस स्तब्ध थी, फिर भी वह खुश थी कि सार्थक इतना मजबूत हो रहा था। कई घंटों तक बात करने के बाद एलिस सोने चली गई। अगले दिन ट्रेड सिटी जाने का समय आ गया। रात के दौरान सार्थक अपनी क्षमताओं से संबंधित कई चीज़ों के बारे में सोचता रहा। फिर भी इस बार वह केवल एक चीज़ की जांच करना चाहता था, इसलिए वह कमरे से बाहर निकल गया और इस जगह के छोटे प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। उनके दिमाग में मुख्य विषय था वैम्पायरवाद। स्वाभाविक रूप से वह पहले से ही जानते हैं कि यह अनोखा है, लेकिन यही तो वह बात है जिसे वह संख्याओं के माध्यम से जांचना चाहते हैं। इसीलिए वह एलिस की पिशाच गेंद खून रखने के लिए एक कंटेनर और किताबें लेकर आया था। इस पुस्तक के अनुसार 1 घंटे के गहन प्रशिक्षण के तहत संसाधित रक्त की इस मात्रा में अधिकतम 10 की शक्ति बढ़नी चाहिए। उसने सोचा और कंटेनर में कुछ रक्त डाला। उसने कई बार जांच की कि यह मात्रा सही है या नहीं, और उसके बाद उसने उसे निगल लिया। तुरंत ही वैम्पायरवाद ने अपना काम करना शुरू कर दिया और सार्थक ने उन्हें अकेले ही चलाने के लिए इस स्थान पर प्रशिक्षण कठपुतलियों को सक्रिय कर दिया। वे एक सरल और अपरिष्कृत तंत्र के साथ चलते हैं, लेकिन वे लोहे से बने होते हैं और उनके ऊपर वजन का जादू होता है, इसलिए वे मजबूत और बोझिल होते हैं। ऐसा करने के बाद उसने इन कठपुतलियों का सामना किया। एक जोरदार प्रहार बहुमुखी तरीके से इनमें से एक पर किया, जिससे वह उड़ गई। फिर सार्थक ने अपने हाथों को दूसरी तरफ ले जाकर दूसरी कठपुतली पर प्रहार किया, जो अजीब तरह से हिल रही थी। वे इतने भारी थे कि उन्हें धकेलना कठिन था, लेकिन वे मार भी नहीं सकते थे, इसलिए कोई खतरा नहीं था। इसलिए सार्थक ने उस स्थान पर विभिन्न कठपुतलियों को लगातार पीटने पर ध्यान केंद्रित किया और उन पर झपट पड़ा, जिससे उसे पसीना आ गया और कई बार उसे अपने हाथों को आपस में रगड़ना पड़ा। वे वाकई बहुत सख्त हैं। उसने अपने हाथों को थोड़ा सा देखते हुए सोचा। वे लाल हो गए थे और उसकी हड्डियां अंदर से प्रभावित लग रही थीं। फिर भी उसने उन्हें लगातार 1 घंटे तक पीटना बंद नहीं किया, जब तक कि वह थकावट से थोड़ा सा हौंफने लगा और पीछे झुक गया। वह आराम करने के लिए ज़मीन पर बैठ गया और अपनी शक्ति को पुनः जांचने का प्रयास करने लगा। प्रशिक्षण से पहले उनकी शक्ति 3150 थी। अंतिम 1000 में वृद्धि उस अच्छे अभ्यास कक्ष में कठिन प्रशिक्षण के कारण हुई। उसके हाथ लाल हो गए थे, लेकिन फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने बस गेंद पर अपनी नई ताकत का परीक्षण किया। जल्द ही नंबर आ गया, -3170। ये कहते हुए वह विचारमग्न हो गया। 1 घंटे की ट्रेनिंग में 3150 से 3170 तक इतना खून लेते हुए मुझे इसे 3160 तक ही बढ़ाना चाहिए था। क्या मेरी वैम्पायरिज्म इतनी प्रभावी है? उसने सोचा। यद्यपि इस दुनिया में आने के बाद से ही उन्होंने इसे महसूस किया था और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे से देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्हें प्रशिक्षण के तुरंत बाद इसका परीक्षण करने और इसके आंकड़े देखने का मौका मिला था, इसलिए यह अधिक रोमांचक था। ये सुनकर वह मुस्कुराया और खड़ा हो गया, लेकिन तभी उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ और वह पीछे मुड़ा। इसला, सार्थक ने झिझकते हुए पूछा जब उसने इसला को प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करते देखा। वह भी उसे यहाँ पाकर आश्चर्यचकित हुई, लेकिन मुस्कुरा दी। सार्थक, क्या तुम प्रशिक्षण ले रहे हो? मुझे लगा कि तुम इस कमरे का उपयोग नहीं करते। उसने पास आते हुए उत्तर दिया और सार्थक ने उसे सिर हिलाकर उत्तर दिया। क्या आप अक्सर प्रशिक्षण के लिए आते हैं? उसने पूछा और उसने सिर हिला दिया। मैं हमेशा आती हूँ, भले ही कई लोग कहते हैं कि यह अप्रभावी है, फिर भी अगर मैं प्रयास करती हूँ तो मेरी शक्ति बढ़ती है। हालांकि हाल ही में मुझे लगता है कि यह उतना प्रभावी नहीं है जितना पहले हुआ करता था।
उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, कितनी अच्छी लड़की है, मैंने उसे गलत नहीं समझा। उसे प्रशिक्षित करना और उसकी प्रगति देखना सार्थक है। उसने सोचा और उसकी ओर मुस्कुराया। चलो साथ मिलकर प्रशिक्षण लें। अगर हम जोड़ी प्रशिक्षण के लिए तंत्र सक्रिय करें तो यह अधिक प्रभावी होगा। उसने सुझाव दिया और उसने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक सिर हिला दिया। ठीक है, चलो साथ मिलकर प्रशिक्षण लेते हैं, उसने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। मैं हर 1 घंटे के प्रशिक्षण के बाद अपनी शक्ति का परीक्षण करूंगा, इसलिए मैं हर 1 घंटे में तंत्र को सक्रिय करूंगा, उन्होंने कहा। इस्ला को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में यह उसके लिए भी अच्छी बात होती, क्योंकि अपनी प्रगति को देखकर उसे यह जानने में मदद मिलती कि वह पर्याप्त प्रयास कर रही है या नहीं। इसलिए जल्द ही तंत्र सक्रिय हो गया। इस बार कुल 10 कठपुतलियां बाहर आईं और तेज गति से उनकी ओर बढ़ीं। वे अभी भी नहीं लगी, लेकिन अगर उन्होंने उन्हें अपने पीछे की दीवार तक पहुंचने दिया तो वे दीवार में घुस जाएंगी और तंत्र को पार कर जाएंगी, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। इसलिए वे इनके सामने खड़े हो गए और 1 घंटे तक लगातार इन कठोर कठपुतलियों को पीटते हुए कड़ी लड़ाई लड़ी। अध्याय 24 सहज लेकिन महान प्रगति। 1 घंटे बाद वे रुक गए और आराम करने के लिए सांस लेने लगे, थकावट के कारण पीछे की ओर गिर पड़े। इस तरह से यह निश्चित रूप से कठिन है, इस्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसने अपने हाथों की सुरक्षा के लिए हल्के दस्ताने पहने थे, फिर भी उसके हाथ लाल थे और उनमें दर्द हो रहा था। सार्थक ने पसीने से लथपथ होकर उसकी बातों पर सिर हिलाया। इस बार प्रशिक्षण अधिक जटिल था, हालांकि संतोषजनक था। वह मुस्कुराया और अपनी शक्ति की पुनः जांच की। -3200, यही वह संख्या थी जिसे सुनकर वह पुनः नाराज हो गया। इतना अधिक, क्या इसलिए कि प्रशिक्षण अधिक जटिल था? उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उसने बिल्कुल उतनी ही मात्रा में रक्त पिया था तथा प्रशिक्षण का समय भी वही था, बस इस बार प्रशिक्षण थोड़ा अधिक जटिल था, इसलिए यह अकेली बात हो सकती है। फिर भी इससे उसे खुशी हुई। बहुत बढ़िया सार्थक, आपके पास पहले से ही 3200 शक्ति है, इस्ला ने यह देखकर आश्चर्य और मुस्कान के साथ कहा। सार्थक ने मुस्कुराते हुए उसे गेंद थमा दी ताकि वह भी इसे आजमा सके। उसने ऐसा किया और शीघ्र ही ऊपर एक नंबर दिखाई देने लगा, -2820। सार्थक ने सिर हिलाया, बुरा नहीं है, लगभग 3000 हो चुके हैं, उसने उसे ईमानदारी से बधाई देते हुए कहा। वह थोड़ा मुस्कुराए, वह ये देखकर खुश थी। उसका प्रशिक्षण फलदायी हो रहा था, इसलिए वे जल्दी ही उठे और पुनः प्रशिक्षण शुरू कर दिया। इस तथ्य के कारण कि इस बार उनके पास खून था, प्रशिक्षण उन दोनों के लिए अधिक मनोरंजक और आनंददायक था, इसलिए इसे महसूस किए बिना उन्होंने अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए रुके बिना 3 घंटे और प्रशिक्षण बिताया था, जबकि सार्थक इस्ला को कई चीजें सिखा रहा था कि अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए कहाँ मारा जाए और प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ और रणनीतियां सिखा रहा था। इन 3 घंटों के बाद वे पूरी तरह थककर पीछे की ओर गिर पड़े। सार्थक के हाथों से खून भी बह रहा था। हाँ, भगवान, ये चीजें वाकई भारी हैं। हाँ, इस्ला ने बहुत थकावट के साथ कहा, हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इस बार वह खुश हुए बिना नहीं रह सकी, हालांकि वह और कुछ नहीं दे रही थी। सार्थक भी ऐसा ही था, हालांकि उसके हाथों में दर्द और उनसे बहते खून के कारण उसे सामान्य से अधिक तकलीफ हो रही थी। क्या तुम ठीक हो, सार्थक? इस्ला ने पूछा जब वह थोड़ी देर आराम करने के बाद उसके हाथों को देखने के लिए थोड़ी देर खड़ी हुई। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया, चिंता मत करो, वे समय के साथ ठीक हो जाएंगे, उसने कहा और कई पट्टियां बांध दीं। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति का परीक्षण किया। पिछली बार जब उन्होंने 3200 देखा था तो अब ये कितना हो गया है? -3310। क्या वह नंबर प्रदर्शित किया गया था जिससे इस्ला पूरी तरह से अचंभित रह गई? इतना, उसने चौंक कर पूछा और जल्दी से गेंद पकड़ ली ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वह गलत तो नहीं देख रही है। वह एक पल के लिए हैरानी से उसे देखती रही, लेकिन वह अपनी प्रगति देखना चाहती थी। 3 घंटे में वह 3200 से 3310 तक पहुंचने में सफल रहे तो फिर वह कितने अंक तक पहुंच पाती? इसलिए उसने जल्दी से देखा, लेकिन निराश हो गई। हालांकि वह काफ़ी आगे बढ़ गई थी, लेकिन सार्थक के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी, जो 3 घंटे में 110 पावर पॉइंट ऊपर आ गया था। वह केवल 50 अंक बढ़कर 2870 पर पहुंच गईं। फिर भी उसने कुछ सोचा, रुको, 3 घंटे में 50 अंक, क्या यह मेरी अब तक की वृद्धि से कहीं ज़्यादा नहीं है? उसने सोचा, और उसने इस प्रशिक्षण से पहले की अपनी प्रगति के बारे में सोचा। 1 घंटे में कुछ प्रगति हासिल करना भी जटिल था, लेकिन अब वह 50 पावर पॉइंट पर चढ़ गई थी। यह एहसास होने पर वह मुस्कुराई और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी उन्नति सार्थक से कम है। उसने खुशी से उसकी ओर देखा। सार्थक, ये तो 3 घंटे में 50 अंक थे, उसने चेहरे पर बड़ी मासूम मुस्कान के साथ कहा। सार्थक उसे इस तरह देखकर मुस्कुराया। हाँ, वह एक अच्छी लड़की है, इतना कि उसे जलन महसूस नहीं होती।
वह अपनी प्रगति से बहुत खुश है, जबकि उसने देखा है कि उसके जैसी ट्रेनिंग करने वाले किसी और ने उससे दोगुनी या उससे ज़्यादा प्रगति की है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, बधाई हो, ऐसा लग रहा है कि प्रशिक्षण का अच्छा परिणाम मिल रहा है। उसने उत्तर दिया और वह उसकी बधाई सुनकर खुशी से मुस्कुराई। हालांकि इसके तुरंत बाद वह पीछे की ओर गिर गई। लेकिन मैं अब और नहीं कर सकती, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसकी ओर देखा। हालांकि सार्थक, आपकी प्रगति अविश्वसनीय है। आपने सिर्फ 3 घंटों में ही इतना कुछ हासिल कर लिया है। आप खास लगते हैं, उसने कहा और अपनी धुंधली आंखों में थोड़ी नींद के साथ उसे देखा। सार्थक उसे इस तरह देखकर मुस्कुराया। फर्श पर मत सो जाना, वह बोला। वह कुछ देर और मुस्कुराए, उसे घूरती रही। थकान से उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी होती गईं और वह उसके आखिरी शब्दों पर ध्यान दिए बिना ही सो गई। सार्थक ने ये देखा और अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। ये लड़की, उसने सोचा। फिर भी जब उसने देखा कि वह सो गई है तो वह तुरंत नहीं उठा। वह काफ़ी देर तक कुछ बातें याद करते हुए अपने विचारों में डूबा रहा। 1 घंटे बाद उसने आह भरी। वह उसे वापस बेडरूम में ले गया और एलिस के बगल में अपने बिस्तर पर लिटा दिया। वह अगले बेडरूम में सोने चला गया, जो अकेला था। उन्हें कल निकलना था, लेकिन उससे पहले अच्छा व्यायाम करना हमेशा अच्छा होता है। अगले दिन एलिस सुबह जल्दी उठी और उसने अपने पास एक सुंदर चेहरा सोया हुआ पाया, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। फिर भी जब उसे एहसास हुआ कि यह इसला है तो वह शांत हो गई। लगता है उन्होंने कल रात ही प्रशिक्षण लिया था। मैं इतनी थक गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला, उसने सोचा और फिर तैयार होने के लिए उठ खड़ी हुई। जल्द ही सार्थक भी जाग गया और इसला भी उसके पीछे पीछे आ गई। क्या हम चलें? सार्थक ने जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद पूछा और कुछ देर बाद वे अकादमी से बाहर चले गए। सार्थक, चलो अकादमी ट्रेड सिटी नहीं चलते? बेहतर होगा कि हम वेस्ट ट्रेड सिटी तक चलें, मैं तुम्हें वहाँ एक बहुत अच्छे लोहार से मिलवा सकती हूँ, एलिस बोली। वेस्ट ट्रेड सिटी? मैंने सुना है कि यह बहुत बड़ा है, इसला ने अचानक कहा और एलिस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह मेरे एलन शहर से कई गुना बड़ा शहर है और इसकी आबादी बहुत विविधतापूर्ण है। वहाँ कई नस्लें रहती हैं, कल्पित बौने, बौने और अन्य दिलचस्प नस्लें। वहाँ सभी तरह के आकर्षण हैं। उस बड़े और हलचल भरे शहर को याद करके उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सार्थक के पास स्वाभाविक रूप से कहने के लिए कुछ नहीं था। वह इस बात से सहमत था। यह उस शहर के करीब है जहाँ से वे ड्रैगन की खोज में निकलेंगे, इसलिए यह बेहतर है। तो इन शब्दों के साथ उन्होंने वेस्ट ट्रेड सिटी की ओर जाने वाली ट्रेन पकड़ी, जो अकादमी से बहुत दूर थी। अध्याय 25, पश्चिमी व्यापार नगर। जब वे ट्रेन में थे, सार्थक की नज़र उस गुफा से प्राप्त एक स्क्रॉल पर पड़ी। ये पुस्तक का एक छोटा सा हिस्सा था, आप इसे देख सकते थे क्योंकि ये दोनों सिरों से फटा हुआ था। लेकिन ये छोटा सा हिस्सा एक मानचित्र जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने हाल ही में इसे तोड़ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? सार्थक ने संदेह से सोचा और काफ़ी देर तक इसका अध्ययन किया। यदि सार्थक को लगा कि नक्शा एक सामान्य आकार का चर्मपत्र है, तो उसे इसे पुनः बनाने के लिए 4 और टुकड़ों की आवश्यकता होगी। वह क्या है, सार्थक? एलिस ने संदेह से पूछा, जबकि वह बगल से देख रही थी। ऐसा लगता है कि यह एक नक्शा है। हमें ये स्क्रॉल के बगल वाली गुफा में मिला था, उसने सच्चाई से उत्तर दिया, क्योंकि वह इसके बारे में कुछ अलग खोजने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे कुछ जानकारी मिल सके। एलिस ने इसे देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ये तो अजीब है, क्या ये टुकड़ा बहुत छोटा नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला कि यह नक्शा है? उसने संदेह से पूछा और सार्थक मुस्कुराया। जाहिर है, उन्होंने इसे हाल ही में तोड़ दिया। यहाँ इस क्षेत्र को देखो, वे पहाड़ों की तरह दिखते हैं, है ना? अगर हम इसे इस तरह से करते हैं, सार्थक ने कहा, एक कलम के साथ चर्मपत्र का एक और टुकड़ा लिया और इसे बेहतर बनाने के लिए एक सपाट प्रारूप में पहाड़ों को चित्रित करना शुरू कर दिया। टुकड़े पर दिखाई गए अजीब आकृतियों को आकार देने की कोशिश कर रहा था। यद्यपि वह ये काम अपने मन में आए विचार के साथ कर रहा था, फिर भी इसका परिणाम बहुत अच्छा निकला। ओह, अगर यह ऐसा दिखता है तो यह निश्चित रूप से एक नक्शा प्रतीत होता है। सार्थक, तुम बहुत सी चीज़ों में बहुत अच्छे हो, एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे घूरने लगी। सार्थक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। यह अभी भी बहुत छोटा है, यह ज़्यादा जानकारी नहीं देता, फिर भी शायद ये कुछ काम आ सकता है, उसने कहा और फिर इसे दूर रख दिया। यात्रा के बाकी समय में सार्थक अपने साथ यात्रा कर रही 2 सुंदर महिलाओं को प्राचीन भाषा सिखाता रहा, जब तक कि उन्होंने अंततः वह नहीं देखा जिसे दुनिया पश्चिम के नाम से जानती है। ये 5 राज्यों के शहरों के एक परिसर से ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रत्येक शहर विशाल है और उनमें से कई हैं, वे इस तरह से बने हैं कि वे पश्चिम की पर्वत श्रृंखला को घेरे हुए हैं। अधिकांश शहर 5 राज्यों से संबंधित हैं, लेकिन कुछ स्वतंत्र भी हैं, जैसे कि वेस्टर्न ट्रेड सिटी। ये दुनिया में व्यापार के लिए मुख्य शहरों में से एक है। इस विशाल दुनिया में एक अविश्वसनीय भौगोलिक स्थिति वाला शहर होने के कारण यहाँ विभिन्न जातियाँ आती हैं।
व्यवहारिक रूप से दूरस्थ मानव साम्राज्य और भक्षक प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को छोड़कर संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था यहीं से होकर गुजरती है। ये पश्चिमी व्यापार नगर इतना बड़ा है कि सार्थक को प्रवेश करने से पहले ही आश्चर्य हुआ। अरे, धरती पर भी तकनीक से बने बड़े शहर इसकी तुलना नहीं कर सकते। सार्थक ने दूर से इसे देखकर आश्चर्य से सोचा। शहर के अंदर पहुंचने पर काफी बेहतर महसूस हुआ। बुनियादी ढांचा सुंदर था और बड़ी बड़ी इमारतें एक तरफ से दूसरी तरफ देखी जा सकती थीं, जो अनोखे ढंग से और सटीक ढंग से बनाई गई थी और जिनके चारों तरफ भव्य सजावट की गई थी। यहाँ सबसे अधिक पिशाच रहते थे, जो एक दूसरे के बगल में रहते थे। लेकिन जब तीनों शहर से गुजरे तो उन्होंने कई तरफ कल्पित बौने और बौने देखे तथा विभिन्न दिलचस्प और विविध जातियों का एक बड़ा समूह यहाँ एकत्र हुआ था। यहाँ तो पंख वाले लोग भी हैं। सार्थक ने इस हलचल भरे शहर को देखकर आश्चर्य से सोचा। इसके अलावा शहर में व्यवस्था भी आश्चर्यजनक थी। शहर के बीच से एक बहुत बड़ी नदी बहती थी, जो पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण थी। यह नदी बहुत खूबसूरत थी, जिसका साफ पानी शहर के बीचों बीच एक झील में बहता था। ये झील बहुत सुंदर थी और शहर के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से एक थी। निस्संदेह यह एक बड़ा सुंदर काल्पनिक शहर है, सार्थक ने इसे देखते हुए सोचा। बहुत बढ़िया सार्थक, उस जहाज को देखो, इसला ने अचानक आश्चर्यचकित स्वर में कहा जब उसने अपने कंधे पर देखा। वहां से एक विशाल उड़ने वाला जहाज गुजर रहा था। ये सचमुच बहुत बड़ा है। इसे देखकर वह उत्साहित होकर बोली। वह पहले कभी उड़ने वाली नाव पर नहीं बैठी थी, इसलिए वह उस पर चढ़ने के लिए उत्सुक थी। ओह, ये वैम्पायर कबीलों में से एक का जहाज है। टना कबीला हमारा गंतव्य उन शहरों में से एक है जो उस कबीले से संबंधित हैं। एलिस ने कबीले के लोगों को पहचानते हुए अचानक कहा। सार्थक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या कुलों के पास इतने बड़े जहाज हैं? उसने पूछा और उसने संदेह से उसकी ओर देखा। बेशक, मेरे परिवार में 2 हैं, उसने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जैसे कि यह स्वाभाविक बात हो। लेकिन सार्थक इससे अचंभित रह गया। 2 इतनी बड़ी चीजें, अविश्वसनीय। ये तो पूरा शहर जैसा लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसने सोचा और अपने कंधे के ऊपर से जहाज की ओर देखा जो पहले ही दूर जा रहा था। फिर भी ये समय बर्बाद करने का समय नहीं था। ठीक है, हमें लोहार के पास चलना चाहिए, उसने कहा और जल्द ही वे लोहार क्षेत्र से होते हुए एक विशाल दुकान के पास पहुंच गए। धातु पर हथौड़ों के टकराने की आवाज पूरी सड़क पर गूंज रही थी, लेकिन यहाँ ये ज्यादा तेज लग रही थी क्योंकि यह क्षेत्र की सबसे बड़ी दुकान थी। एलिस चुपचाप अंदर आए और सामने की डेस्क पर पहुंच गई। सर, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या मिस्टर पॉल अंदर हैं? एलिस ने पूछा। उनकी देखभाल कर रहे व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, पॉल कॉक्स? और एलिस ने सिर हिला दिया। ठीक है, क्या वह अंदर है? नहीं, वह यहाँ काम नहीं करता। 4 गलियां नीचे, आदमी ने अनादरपूर्वक उत्तर दिया और दूसरी जगह चला गया। एलिस ये देखकर आश्चर्यचकित हुई। कितना अपमानजनक, इसला ने उसे इस तरह देखकर अचानक कहा। ये बात उनके साथ मौजूद आक्रामक दिखने वाले आदमी ने सुनी और उनकी ओर देखा। अपमानजनक? तुम भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हें हमारे शानदार स्टोर में उस आदमी की तलाश में आकर बाहर नहीं निकालूंगा। तुमने मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? उसने गुस्से से पूछा, लेकिन सार्थक ने अचानक उसे एक खतरनाक नज़र से देखा जिससे वह आदमी चौंक गया। हालांकि वह मांसल दिख रहा था, लेकिन वह मौजूदा सार्थक के सामने एक छोटी सी मक्खी थी, इसलिए वह इस नज़ारे से चौंक गया और पीछे हट गया, पीछे की अलमारियों से थोड़ा टकराया। हालांकि यह केवल मामूली था, वह गिर गया और जगह जगह हलचल मच गई क्योंकि डर के कारण उसने अपने पैरों पर नियंत्रण खो दिया था। कई लोग इसकी ओर आकर्षित हुए और ये देखने के लिए आए कि क्या हो रहा है, लेकिन सार्थक ने एलिस को पकड़ लिया और चतुराई से बिना किसी की नज़र पड़े वहां से निकल गया। जब वे बाहर थे, एलिस ने भौहें सिकोड़ लीं। 4 गली नीचे मिस्टर पॉल का घर है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, चलो वहां चलते हैं सार्थक, उसने कहा और सुझाव दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। सार्थक के पास कहने को कुछ नहीं था, वे शीघ्र ही उस स्थान की ओर चल पड़े। अध्याय 26, संत शस्त्र प्राप्त करने का मौका। कुछ दूर चलने के बाद एलिस एक खुरदरे लेकिन मजबूत घर के सामने रुकी और दरवाजा खटखटाया। मिस्टर पॉल, मैं एलिस एलन बोल रही हूँ, क्या आप वहाँ हैं? उसने दरवाजे पर चिल्लाकर कहा। ठीक उसी समय घर के अंदर हलचल सी सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज़ गिर गई हो और हर जगह कई दूसरी चीज़ें खड़खड़ा रही हों। फिर भी जल्दी ही दरवाजा खुला और एक बड़ा खुशनुमा दिखने वाला आदमी सामने आया, जिसके चेहरे पर बहुत सारी दाढ़ी थी। मिस एलिस, पॉल कॉक्स ने एलिस का चेहरा पहचानते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वह इस अच्छे स्वभाव वाले लोहार के लापरवाह चेहरे को देखकर हैरान है। मिस्टर पॉल, आप कैसे हैं? उसने पूछा और पॉल ने उन्हें जल्दी से अंदर बुलाया और उनके लिए चाय बनाई। एलिस ने उसकी ओर देखा। मिस्टर पॉल, ऐसा लगता है कि आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, क्या हुआ? उसने पूछा, थोड़ी चिंतित होकर, ये देखकर कि पॉल ज़्यादा बात नहीं कर रहा था।
जब वह पहली बार उससे मिली थी तो वह बहुत ही स्पष्टवादी था, अब वह इतना बदल कैसे गया। इसके अलावा वह थका हुआ भी लग रहा था। उसने आह भरी, मिस एलिस, बहुत कुछ हुआ है। जब मैंने आपकी तलवार बनाई तो बहुत से लोगों को मेरे काम में दिलचस्पी थी और इस वजह से मेरी लोहारी मशहूर हो गई। फिर भी वे मुझसे ऐसे हथियार बनाने की मांग कर रहे थे जिनकी प्रभावशीलता 80% से ज़्यादा हो और मैं ऐसा करने में असमर्थ था, और अचानक वे मुझे बौने लोहारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। अंत में उन्होंने मुझे लोहारी से बाहर निकाल दिया और इसे अपने पास रख लिया। उसने हताशा में जवाब दिया। वह कुछ भी नहीं कर सका। लोहारी के लिए उनकी प्रतिभा निर्विवाद थी। ग्रे एलन के शब्दों में, वह 5 पिशाच साम्राज्यों में शीर्ष 5 लोहारों में से एक है। लेकिन बस इतना ही। उसकी शक्ति महान शक्तियों से लड़ने के लिए अपर्याप्त है और उसकी लोहारी उन्हें प्रसन्न करने में अक्षम है। एलिस को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। ये किसने किया? उसने आश्चर्य से पूछा और उसने फिर से आह भरी। लगता है कि गठबंधन को पिशाच कुलों में से एक से समर्थन मिल रहा है। इसलिए मैं सेना में हथियार बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में वापस जाने के बारे में सोच रहा हूँ। उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। गठबंधन, वे लोग पिशाच कबीले जितने शक्तिशाली हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। एलिस ने सोचा और उसने भी आह भरी। वह उसकी मदद नहीं कर सकती थी, भले ही वह उत्तराधिकारिणी होती, क्योंकि अब उसकी शक्ति कम हो चुकी थी। मुझे बहुत खेद है, मिस्टर पॉल। मैंने नहीं सोचा था कि उस समय मेरा अनुरोध आपको इतनी परेशानी में डाल देगा। एलिस ईमानदारी से इतना ही कह सकी। पॉल ने अपना सिर हिलाया और हंसा। हा, कोई बात नहीं मिस एलिस। आप हमेशा हम आम लोगों के साथ बहुत अच्छी रहती हैं, इससे मुझे हमारी जाति के भविष्य के लिए आशा बनी रहती है। हा, उसने कहा और फिर उन 2 लोगों की ओर देखा जो बगल से देख रहे थे। वे कौन हैं? उसने पूछा। फिर एलिस खड़ी हुई और उनका परिचय कराया। मिस्टर पॉल, ये मैथ्यू डिट्रिच है, वह मेरा दोस्त है, उसने कहा, और उन दोनों ने हाथ मिलाया। डिट्रिच, हा, लड़के, तुम्हारा उपनाम बहुत अच्छा है। यदि तुम 10 मिलियन वर्ष पहले होते तो तुम्हारी स्थिति इतनी अच्छी होती जितनी तुम कभी सोच भी नहीं सकते। हा। इस आदमी का दोस्ताना अंदाज सुखद था। सार्थक को भी ये पसंद आया, इसलिए वह मुस्कुराया। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस्टर पॉल, वह बोला। यह इसला है, सार्थक की सहपाठी, एलिस ने कहा, और संक्षिप्त परिचय के बाद एलिस मुख्य विषय पर चर्चा करने के लिए वापस बैठ गई। सच्चाई यह है कि हम यहाँ ये देखने आए हैं कि क्या आप कोई हथियार बना सकते हैं, मिस्टर पॉल। ओह, क्या आप अपना हथियार बदलेंगी, मिस एलिस? क्या आपको बेहतर सामग्री मिल गई है? उसने एलिस के शब्दों पर आश्चर्य से पूछा। लेकिन एलिस ने अपना सिर हिलाया। यह मेरे लिए नहीं है, ये सार्थक के लिए है। हमें एक घायल बच्चे ड्रैगन के बारे में जानकारी मिली है और उसका अनुमानित स्थान भी पता है, इसलिए हम उसका शिकार करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी सामग्री है जो हमें मिल सकती है, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। पॉल ये सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। ड्रैगन? उसने आश्चर्य से पूछा। ये निस्संदेह एक अविश्वसनीय सामग्री थी। हड्डियों और ड्रैगन के तराजू का उपयोग आश्चर्यजनक गुणवत्ता वाली चीजें बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन उन्हें पाना फीनिक्स के पंख जितना ही मुश्किल है। अपनी उल्लेखनीय यात्रा के बावजूद पॉल कभी भी ड्रैगन सामग्री का उपयोग करके कुछ भी बनाने में सक्षम नहीं हो पाया है। चाहे वह हथियार हो या कवच, वह कभी भी ड्रैगन सामग्री से कुछ भी नहीं बना पाया है, जो दर्शाता है कि उन्हें प्राप्त करना कितना कठिन है। यही कारण है कि वह तुरंत इसमें रुचि लेने लगा, और यद्यपि उसने इसे ठुकराने की योजना बनाई क्योंकि वह इतनी परेशानियों से थक चुका था, लेकिन उसे ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हर लोहार कम से कम एक बार ड्रैगन सामग्री से हथियार बनाने का सपना देखता है, और वह कोई अपवाद नहीं है। फिर भी वह बिना किसी सवाल के इसे स्वीकार नहीं कर सका। ऐसी सामग्री से बना हथियार इतना महंगा होगा कि इसकी कीमत पूरे शहर या उससे भी ज्यादा हो सकती है, मिस एलिस। आपको पता होना चाहिए कि ड्रैगन की हड्डियों और तराजू से भी संत के हथियार बनाए जा सकते हैं, उसने जवाब दिया। एलिस को ये पता था, इसलिए उसने सिर हिला दिया। मुझे पता है, मी पॉल, लेकिन अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसे खरीद सकें, इसलिए मैं सेंट वेपन के आने की स्थिति में कुछ कठोर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रही थी, उसने दृढ़ता से उत्तर दिया। पॉल को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सार्थक की तरफ देखा और पाया कि उसके चेहरे पर भी वही भाव था, एक शांत दृढ़ निश्चयी भाव जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। ये लोग गंभीर हैं, उसने सोचा, और कुछ देर बाद अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। आपको इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संत हथियार निकलता है तो मुझे बस उसके धारक को यह साबित करना होगा कि वह इसका इस्तेमाल करने में सक्षम है। उस समय मैं उसे सौंप दूंगा और उससे कोई शुल्क नहीं लूंगा। संत हथियार बनाने में सक्षम होना मेरी क्षमताओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा, तब कोई भी मुझे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं आप जैसे छोटे लोगों से क्या चाहता हूं कि वे मुझे इसके लिए पैसे दें, उसने बड़ी मुस्कान के साथ ईमानदारी से उत्तर दिया। ठीक है,
जाओ और उस ड्रैगन को ले आओ। अगर तुम नीलामी में रुक सकते हो तो वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें बिक रही हैं, और अगर तुम्हें यह मिल जाए तो वापस आते समय इसे मेरे पास ले आना। इससे मुझे फिर से लोहारी का काम करने में मदद मिलेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें एक लिखित कागज़ थमा दिया। एलिस को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी अच्छी तरह से स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसने मुस्कुराकर उसे तुरंत धन्यवाद दिया। इसके बाद तीनों नीलामी की दिशा में चले गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्हें मासिक नीलामी में भाग लेना चाहिए। वे आमतौर पर कुछ भी दिलचस्प नहीं बेचते हैं। चलो कुछ सामान बेचकर कुछ पैसे कमाएं और जल्दी से बाहर निकलें। एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्द ही वे तीनों नीलामी में शामिल हो गए और वैम्पायर अकादमी के छात्र के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए वे कई चीज़ें बेचने में कामयाब रहे। सार्थक और इसला को पहाड़ों से हथियार और अन्य बिक्री योग्य चीज़ें मिलीं। साथ ही एलिस के पास बेचने के लिए कई चीज़ें थीं जो उसे अपने पूरे किए गए मिशन से मिली थीं। इसलिए तीनों नीलामी के कुछ घंटों बाद ही नए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वहां से चले गए। टनवी शहर टन कबीले शहरों में से एक है। अध्याय 27 ड्रैगन। वीटन सिटी में देखने के लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं था। ये पहाड़ों के पास बस एक शहर था जो होटल व्यापार को बढ़ावा देता था। यहाँ हर जगह कई होटल थे और कोई खास आकर्षण नहीं था। हालांकि यहाँ वैम्पायर गिल्ड की शाखाएं थीं जो जानवरों, राक्षसों और भक्षकों का शिकार करने के लिए समर्पित थीं। हर साल यहाँ कई पिशाच आते हैं, इसलिए उन्हें उनके आतिथ्य के लिए अच्छी खासी रकम मिलती है। यही कारण है कि यहाँ पहुँचने पर सार्थक और कंपनी ने यात्रा के लिए आवश्यक कुछ चीज़ें और युद्ध के घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी खरीदी और शीघ्र ही शहर छोड़कर अपने वास्तविक गंतव्य की ओर निकल पड़े। ये जगह सचमुच बहुत खूबसूरत है, सार्थक ने अचानक कहा। घोड़ों के पूरी गति से दौड़ने के दौरान उसने आसपास के दृश्य को देखा। एलिस और इसला इस आकलन से सहमत थे। सार्थक, ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तुम बहुत सी चीज़ों से हैरान हो जाते हो, इसला ने अचानक कहा। एलिस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने उसे नहीं बताया? उसने संदेह से पूछा और सार्थक कुछ शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसे यह बताना भूल गया था कि मुझे भूलने की बीमारी है, उसने सोचा। एलिस की बातों से इसला को थोड़ी हैरानी हुई। बताओ क्या? दरअसल सार्थक आमतौर पर ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, उसने सच सच जवाब दिया और एलिस के पास बैठ गई। सार्थक के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश करने लगी। क्या वह अब भी तुमसे बात करता है? उसने पूछा, लेकिन एलिस ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही है, लेकिन शायद इसके पीछे कोई कारण है। उसे बहुत सी बातें भूलने की बीमारी है और उसे लगभग कुछ भी याद नहीं रहता। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि मुझे उसे वैम्पायरिज्म का इस्तेमाल करना सिखाना पड़ा? ये कुछ हफ्ते पहले की बात है, और सोचो कि वह पहले से ही इतना ताकतवर है। मैं ईमानदारी से नहीं जानती कि उसका शरीर किस चीज़ से बना है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके शब्दों ने इसला को स्तब्ध कर दिया। क्या उसे भूलने की बीमारी है? उसने आश्चर्य से पूछा और सार्थक के पास जाकर खड़ी हो गई और चिंतित चेहरे से उसे देखने लगी। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या पूछना है, उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती रही हूँ, मुझे माफ़ करो, उसने कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। न जाने क्या कहना चाहती थी, एक दोषी चेहरे के साथ। वह इस समय बहुत कोमल लग रही थी, एक हाल ही में डांट खाई हुई छोटी बच्ची की तरह जो अपनी बड़ी गलती के लिए खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक पा रही थी। सार्थक उसे इस तरह देखकर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुमने कोई परेशानी नहीं पैदा की। तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम्हारे सवाल हमेशा मुझे बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसने जवाब दिया। वह सांत्वना देने या ऐसे समय में शब्द बोलने में इतना खराब था कि उसे जवाब देने में सक्षम होने के लिए एक पल के लिए सोचना पड़ता था, और इसके बावजूद वह केवल थोड़ा सा कच्चा जवाब दे सकता था, जिसके बारे में उसे उम्मीद थी कि वह समझेगी कि वह धन्यवाद का जवाब था। उसने उसकी ओर थोड़ा देखा, शायद वह उसे बेहतर समझने लगी थी, और इस प्रकार उनके बीच बातचीत जीवंत हो गई क्योंकि घोड़े उस गाड़ी को जोर से खींच रहे थे जिस पर वे सवार थे। एक दिन बाद उन्हें वहां से निकलकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि घोड़े इस स्थान की खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ नहीं सकते थे। इसलिए वे प्रशिक्षण के दौरान पश्चिम की ओर पहाड़ों के बीच चले गए और सार्थक ने ड्रैगन को ढूंढने की कोशिश की। इस ड्रैगन को खोजना आसान काम नहीं था क्योंकि नक्शा बहुत स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा पहाड़ भी झाड़ियों के साथ बदल सकते थे, इसलिए उन्हें सावधान रहना पड़ा। कुछ दिनों तक चलने के बाद सार्थक को जब विशाल पैरों के निशान मिले तो वह मुस्कुरा उठा। ये ड्रैगन के पदचिह्न हैं और ये इतने बड़े नहीं हैं। ऐसा लगता है कि ये आग से जलता हुआ ड्रैगन है, जैसा कि भक्षक लेखन में कहा गया है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से पदचिह्नों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। यहाँ वे गायब हो जाते हैं, उसने सोचा और इन पहाड़ों में ऊपर से नीचे तक देखा। यह अजीब है, शायद यहाँ पास में कोई गुफा है। चलो ध्यान से देखते हैं।
सार्थक ने कहा, और लड़कियों ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। फिर भी उन्हें ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उस समय सार्थक के विकसित कानों तक एक हल्की सी आवाज पहुंची, खर्राटे। और यह आकार, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। मुझे लगता है कि मैंने उसे पा लिया है, मेरे पीछे आओ, उसने कहा और सामने वाले पहाड़ की दिशा में दौड़ने लगा। जल्द ही जब लड़कियां इस स्थान के सामने पहुंची तो उन्हें भी खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगी। उनके सामने एक विशाल गुफा दिखाई दी जो काफी मात्रा में झाड़ियों से ढकी हुई थी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सावधानी से उसमें प्रवेश किया। गुफा बहुत बड़ी और बहुत ऊंची थी, ये गुफा जैसी भी नहीं लग रही थी। इसके बजाय यह अंदर से एक खोखला पहाड़ जैसा लग रहा था, जिससे सार्थक को लगा कि यह गुफा किसी ने हाथ से बनाई है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से बनी हुई नहीं लग रही थी। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वे अंततः ड्रैगन को देखने में सफल हो गए। शश, वास्तव में वह घायल है और अभी भी एक बच्चा है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, वह अभी भी एक ड्रैगन है। चलो योजना के अनुसार काम करते हैं और सब ठीक हो जाएगा, सार्थक ने कहा। और लड़कियों से कुछ और बातें कहने के बाद उसने जमीन पर एक तरफ से दूसरी तरफ और अलग अलग जगहों पर कई खूंटे लगाने शुरू कर दिए। उसने ये काम सावधानी से किया ताकि ड्रैगन जाग न जाए। जब तक मुझे ड्रैगन की कमजोरी का पता चल जाता है, हम उसे आसानी से मार सकते हैं, बशर्ते हम उस पर अलग अलग तरफ से हमला करने के लिए खूंटे का इस्तेमाल करें। बेबी ड्रैगन को मारने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें अपनी कमजोरी को छिपाने का अनुभव नहीं होता, सार्थक ने सोचा और उसने खूंटे को जगह जगह बिखेर दिया। और थोड़ी देर बाद उसने अपना काम खत्म कर दिया। वह लड़कियों से कुछ कहने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसे एक खतरनाक नज़र का एहसास हुआ, जिससे उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। सावधान रहो सार्थक, एलिस ने उस समय चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी चेतावनी अनावश्यक थी। सार्थक ने तुरंत अपनी आयामी गति का प्रयोग किया क्योंकि उसे आभास हो गया था कि खतरा उसकी ओर आ रहा है। तभी जहां वह थे वहां एक तीव्र विस्फोट हुआ और आग लग गई। सार्थक ने उस ड्रैगन को घूरकर देखा जो उसकी जानकारी के बिना ही जाग गया था। हे भगवान, यह आदमी बहुत शक्तिशाली है, उसने सोचा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। चलो योजना का पालन करें, वह चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर इसला ड्रैगन के बाईं ओर झपटा, जबकि एलिस अपनी तलवार के साथ ऊपर से प्रकट हुई और उस पर सीधा हमला किया। एलिस को ऐसी असुरक्षित स्थिति में देखकर ड्रैगन जोर से दहाड़ा। दहाड़ दहाड़ के साथ ही उसके मुंह से एलिस की ओर एक भयंकर हमला निकला। उसके पास एक मौका था और वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एलिस की शक्ति इतनी अधिक होगी। पिशाच ऊर्जा के विस्फोट के साथ एलिस की शक्ति बाहर निकल आई और उसने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया ताकि विशाल आग के गोले को दो भागों में काट दिया जा सके और ड्रैगन पर बलपूर्वक हमला करने के लिए मौके का फायदा उठाया। अध्याय 28, ड्रैगन के विरुद्ध लड़ाई। ड्रैगन को इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए एलिस का हमला उसके सिर पर हुआ। उसका विशाल और शक्तिशाली शरीर पीछे की ओर झुका, जिससे वह असंतुलित हो गया, और तभी सार्थक ने अपनी सारी शक्ति अपनी मुट्ठी में भर ली और इसला के साथ ही उसके पेट पर भी वार किया। इस टक्कर से ड्रैगन का विशाल शरीर कई कदम पीछे हट गया, फिर वह स्थिर हुआ और उसने अपनी पूंछ को उन पर वार करने के लिए घुमाया। सार्थक इस बार अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। वह जितना मजबूत होता गया, उसे उतना ही लगता गया कि तलवार में कमी है। सही औजार न होने के कारण वह अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाया। यही कारण है कि जब उसने ड्रैगन की पूंछ को अपनी ओर आते देखा तो उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और उसकी ओर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे इतना शक्तिशाली झटका लगा कि वह पीछे की ओर उड़ गया, जबकि ड्रैगन गुफा की दीवार से टकरा गया। हे भगवान, इस कमीने के पास 5000 से भी ज्यादा ताकत है, सार्थक ने बड़ी मुश्किल से सोचा, जब वह उस मलबे से उठा जिसमें वह गिर गया था और फिर से लड़ाई में कूद पड़ा। इसला, मेरे साथ आओ। जैसे ही वह उसके पीछे आया, उसने इसला की ओर चिल्लाते हुए कहा। ड्रैगन के एक पंजे ने उस पर वार करने की कोशिश की, जबकि ड्रैगन अपने मुंह से लगातार आग के गोले फेंक कर एलिस का मनोरंजन कर रहा था। ये देखकर इसला सार्थक के ऊपर कूद गई और वे दोनों गायब हो गए। विशाल ड्रैगन का पंजा जमीन पर धंस गया और धूल उड़ने लगी। इससे ड्रैगन भ्रमित हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली उपस्थिति ऊपर से पूरी गति से उसकी ओर आ रही है। अब एलिस, सार्थक चिल्लाया और उसने अपने शरीर का वजन बढ़ाया ताकि वह एक जोरदार धमाके के साथ ड्रैगन के ऊपर गिर सके। तारांकन बूम, तारांकन। इस प्रहार से ड्रैगन बलपूर्वक नीचे की ओर गिरा, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन को छू पाता, एलिस की पूरी शक्ति प्रकट हो गई और वह ड्रैगन के नीचे से प्रकट हुई तथा उस स्थिति से क्षैतिज ऊपर की ओर झटके से ड्रैगन पर जोरदार हमला किया। ड्रैगन अपने ऊपर हुए इस अचानक हमले से खुद का बचाव भी नहीं कर सका और बलपूर्वक ऊपर की ओर धकेल दिया गया, जिसका फायदा सार्थक और इसला ने उठाया और उस पर शक्तिशाली हमला किया, जिससे वह गुफा की दीवारों से जोर से टकराया।
किसी इतनी बड़ी चीज के टकराने से पूरी गुफा हिलने लगी और चट्टानों के हल्के टुकड़े गिरने लगे, मानो ये जगह टूटकर बिखर गई हो। यह आदमी कितना मजबूत है, सार्थक ने कहा और वह एलिस के बगल में इसला के पास गिर पड़ा। हाँ, मुझे लगा कि मैं उसकी गर्दन का एक बड़ा हिस्सा काट सकती हूँ, लेकिन मैंने उसे बहुत कम और मुश्किल से चोट पहुंचाई। कितना मजबूत आदमी है, एलिस ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। यद्यपि उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि ड्रैगन निस्संदेह घायल था। यद्यपि संख्यात्मक रूप से उसकी शक्ति का स्तर एलिस जितना ऊंचा नहीं था, एक ड्रैगन होने के नाते यदि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर होता तो उन्हें मार सकता था। फिर भी उन्हें जीतने के लिए उसका गला काटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वे जानते थे कि यह लगभग असंभव था। उन्हें बस उस कमजोर जगह को खोजने की जरूरत थी। एलिस ने सार्थक की ओर देखा। क्या तुम उसकी कमजोरी का पता लगा पाए? उसने पूछा, और सार्थक मुस्कुराया। लगभग मिल गया, उसने जवाब दिया, और तभी ड्रैगन की दहाड़ ने उन्हें सचेत कर दिया। ये दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि यह उनके कानों में दृढ़ता से गूंज उठी और उन्हें चोट पहुंचाई। फिर भी उन्होंने लड़ाई की मुद्रा में डटे रहे, और तभी ड्रैगन उड़ती धूल से बाहर निकला, उन पर हमला करने के लिए तैयार। सार्थक ने अपने शरीर की सारी शक्ति सक्रिय कर दी और सबसे पहले उस पर हमला किया। मुझे एक क्षण के लिए लड़ने दो, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ, सार्थक ने तेज गति से ड्रैगन से टकराते हुए चिल्लाया। ड्रैगन ने सार्थक पर प्रहार करने के लिए अपना पंजा घुमाया और उसे रास्ते से हटा दिया, क्योंकि उसका लक्ष्य वह महिला थी जिसने उसे तलवार से मारा था। फिर भी सार्थक ने उसे ऐसा करते हुए देखकर मुस्कुराया और उसकी मुट्ठी पिशाच शक्ति से भर गई, जिससे वह थोड़ा भयावह दिखाई देने लगा। उसकी बाह में मौजूद पिशाच जैसी ऊर्जा के कारण उसकी मांसपेशियां बढ़ गईं और सार्थक ने हवा में ही ड्रैगन के सिर की ओर मुक्का मारा, जो अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा था। ये देखकर तीनों लोग स्तब्ध रह गए। यह आदमी क्या कर रहा है? उस समय ड्रैगन के मन में यही विचार आया। उसे लगा कि जो व्यक्ति उसके सामने है वह तो पहले ही मर चुका है, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि सार्थक के घूंसे से मुट्ठी के रूप में एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली और उसने ड्रैगन के विशाल सिर पर जोरदार प्रहार किया। हमला बहुत जबरदस्त था और काफी दूर से किया गया था, जिससे वह भ्रमित हो गया। फिर भी इस झटके से उसका हमला रुक गया और वह कई मीटर पीछे चला गया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। सार्थक के पीछे खड़ी लड़कियां ये देखकर दंग रह गईं। क्या बकवास है, वे आश्चर्य से चिल्लाईं, लेकिन सार्थक नहीं रुका। उन्होंने अपनी आयामी गति क्षमता को सक्रिय किया और ड्रैगन के ऊपर प्रकट हुए, जो मुंह के बल जमीन पर गिर रहा था। भ्रमित मन के साथ फिर उसके पेट पर जोरदार हमला किया। बोआग, जबरदस्त प्रभाव के कारण ड्रैगन के मुंह से खून की धार फूट पड़ी, जिससे सार्थक मुस्कुराने लगा। मुख्य घाव उसके पंखों में है और उसका सबसे कमजोर बिंदु उसके पेट के निचले हिस्से में है, सार्थक चिल्लाया। यद्यपि लड़कियां यह नहीं समझ पाईं कि सार्थक ने यह हमला कैसे किया, लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो वे तुरंत उछल पड़ीं और सार्थक द्वारा बताए गए स्थान पर निशाना साधा। इस बीच सार्थक ने अपनी बाहें फैलाते हुए पीछे छलांग लगा दी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा छोटी छोटी अदृश्य पट्टियों की तरह विभिन्न दिशाओं में फैल गई और वे उन खूंटों से कसकर चिपक गईं जिन्हें उसने पहले लगाया था। फिर सार्थक ने उन्हें बल और सटीकता के साथ ड्रैगन की ओर खींचा, जो हमले से अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। ठीक उसी समय इसला का एक हमला ड्रैगन के एक पंख पर हुआ, जबकि एलिस का एक शक्तिशाली हमला पेट पर हुआ, ठीक उसी स्थान पर जहां सार्थक ने उसे बताया था। वाह! उस पर ड्रैगन के मुंह से दर्द की चीख निकली, लेकिन जल्द ही सार्थक की पिशाच शक्ति से मजबूत लोहे से बने बड़ी संख्या में खूंटे बार बार उसकी कमजोर जगह पर गिरे। जो पहले गिरा उसे अगले ने धक्का दिया और फिर अगले ने उन दोनों को धक्का दिया। यह एक के बाद एक समन्वित हमलों का सिलसिला था, जिसके कारण खूंटे ने जल्द ही ड्रैगन के तराजू को छेद दिया और उसके पेट से खून की एक बड़ी धार निकली। जब सार्थक ने यह देखा तो वह फिर से हवा में उछला। तुरंत वह चिल्लाया और कुछ ही देर बाद अपने अपने स्थानों से 3 शक्तिशाली हमले हुए, जो ड्रैगन के पेट के छेद पर जोरदार तरीके से लगे। ये शक्तियां उसके शरीर में प्रवेश कर गईं और ड्रैगन के अंगों के एक हिस्से को नष्ट कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अध्याय 29, एक खजाना। भक्षक। ड्रैगन को मृत अवस्था में जमीन पर गिरता देख सार्थक को अंततः आराम मिला और वह थकावट के कारण पीछे की ओर गिर पड़ा। एलिस और इसला जल्दी ही आ गए। सार्थक, हमने एक ड्रैगन को मार डाला, इसला ने उसके पास पहुंचते ही चेहरे पर बड़ी खुशी के साथ कहा। सार्थक ने उसकी ओर मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसी समय एलिस थककर उसके बगल में गिर पड़ी। यह अच्छी बात है कि वह घायल हो गया। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अंदरूनी चोटें भी लगी हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह किससे लड़ रहा था, सार्थक ने उस समय भारी सांस लेते हुए कहा। एलिस इस बात से सहमत थी, लेकिन अभी कुछ और भी महत्वपूर्ण बात थी। सार्थक, वह हमला क्या था? तुम इस तरह से हमला कैसे कर सकते हो, और तुम इतनी दूर से खूंटे को कैसे हटा पाए? यह आश्चर्यजनक था, मैंने पहले कभी ऐसा हमला नहीं देखा, एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक सवालिया निशान भी था।
मुझे नहीं पता कि मुझे इसे कैसे कहना चाहिए, लेकिन कुछ समय पहले मेरे मन में यह विचार आया कि इस तरह के हमले करना संभव हो सकता है क्योंकि पिशाच शक्ति रक्त से आती है। मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि पिशाच शक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक बहुमुखी है क्योंकि यह किसी भौतिक और मूर्त चीज़ से आती है। इसलिए मैं अपने खुद के हमले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं उन्हें क्षमताओं के रूप में इस्तेमाल कर सकूँ। उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। ये सुनकर एलिस हैरान और आश्चर्यचकित हो गई। क्या पिशाच शक्ति इतनी बहुमुखी है? उसने मुस्कुराते हुए सोचा और अपने हाथों को देखा जिससे शक्ति निकल रही थी। फिर भी इससे कुछ नहीं हुआ, चाहे उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो। उद्धरण चिन्ह ... ये कुछ भी नहीं करता, उसने लंगड़ाते हुए कहा क्योंकि उसने देखा कि उसकी शक्ति असामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती। सार्थक मुस्कुराया, आपको अपनी शक्ति पर उच्च नियंत्रण की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सिर्फ एस रैंक नहीं, बल्कि कुछ और भी, उसने जवाब दिया और वह उसे घूरने लगी। ऐसा लगता है कि सार्थक, तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक बातें जानते हो, उसने कहा, जिससे सार्थक आश्चर्यचकित हो गया, जो एक क्षण के लिए उसे देखता रहा। क्या उसने किसी तरह मुझे समझ लिया? उसने संदेह से सोचा, लेकिन फिर वह मुस्कुराई जैसे कि उसने कुछ समझ लिया हो सकता है कि आप पिछले जन्म में युद्ध विशेषज्ञ रहे हों और आपके पास युद्ध का अनुभव बचा हो। सार्थक, यह ऐसा हमला है जिसके बारे में मैं कभी नहीं सोच सकती कि हम ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे यकीन है कि मेरे पिता भी ऐसा नहीं कर सकते, उसने मासूमियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सार्थक ने फिर से राहत भरी सांस ली। खैर, ये लड़की बहुत मासूम है। लगता है कि अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा तो वह कभी भी यह बात नहीं समझ पाएगी। सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा और खड़ा हो गया। ठीक है, चलो बात करना बंद करें। हमें इस चीज़ को वापस लोड करना होगा। क्या इसे छल्लों में भरकर ले जाना संभव होगा? सार्थक ने कहा और वह ड्रैगन के विशाल मृत शरीर की ओर चला गया। एलिस उसके पीछे आए और सिर हिलाया। ये सही है, लेकिन इसके लिए बड़ी क्षमता वाली अंगूठियों की आवश्यकता है। मैं इसे ले जाऊंगी और लॉर्ड पॉल के घर पर हम इसे टुकड़े टुकड़े करके महत्वपूर्ण सामान बाहर निकाल लेंगे, उसने कहा, और एक झटके में ड्रैगन का विशाल शरीर गायब हो गया और एलिस की अंगूठी ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। सार्थक ने सिर हिलाया। वाह, ये पृथ्वी पर शिकार के दिनों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और फिर गुफा के तल पर स्थित एक छोटे से मार्ग की ओर चला गया। तीनों चलते चलते इस जगह के नीचे पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने चट्टानों से बनी एक छोटी सी शेल्फ देखी जहां हर जगह स्क्रॉल और हड्डियां बिखरी हुई थीं। कब्र, सार्थक ने सोचा, लेकिन जैसे ही उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, उसकी नाक में लोहे जैसी हल्की गंध आई। खून, सार्थक ने कहा और नीचे देखा। जहां जहां वे चले थे वहां वहां मोटे खून की एक छोटी परत जम गई थी, जिसे देखकर वे स्तब्ध रह गए और एक दूसरे के चेहरों की ओर देखने लगे। ये कहाँ से आ रहा है? उन्होंने सोचा और तेजी से वहां स्थित चट्टान की शेल्फ की ओर चल पड़े। लेकिन तभी उन्हें अपने पास एक अजीब सी आभा महसूस हुई जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। क्या हम पर हमला हो रहा है? सार्थक ने सोचा और युद्ध की मुद्रा में आ गया, लेकिन आभा गायब नहीं हुई, जिससे वह भ्रमित हो गया। तभी एलिस को लगा कि छत से कोई बूंद उसके ऊपर गिरी है, तो उसने ऊपर देखा और जो देखा उससे दंग रह गई। लाश खाने वाली खूनी जड़ी बूटी। इसे पहचान लेने के बाद एलिस ने चौंक कर चिल्लाया, जिससे सार्थक और इसला ने ऊपर की ओर देखा। वहां एक खूनी दिखने वाली जड़ी बूटी थी। इसकी जड़ें गुफा की छत पर फैली हुई थीं, जिससे लगातार लाल तरल पदार्थ टपक रहा था। इसकी हरी पत्तियों पर हल्की लाल धारियां थीं जो खून की तरह हिल रही थीं। ऐसी विचित्र जड़ी बूटी देखकर सार्थक दंग रह गया। यह क्या है? उसने सोचा, और तभी खून की एक बूंद जमीन पर गिर गई। सार्थक, चलो इसे ले लो, यह एक खजाना है, एलिस ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ जल्दी से कहा। लेकिन तभी उन्हें लगा कि एक खतरनाक शक्ति उनकी ओर आ रही है। भक्षक, जिस प्रकार की शक्ति को वह महसूस कर रहा था, उसे पहचानने के बाद सार्थक ने तुरंत खतरे को भांप लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे कम नहीं थे। जल्दी से, चलो यहाँ से चलें, सार्थक ने कहा और भागने से पहले छत पर पड़ी घास और किताबों की शेल्फ पर रखी किताबें जल्दी से हटा दीं। लेकिन ठीक उसी समय भक्षक विशाल गुफा में प्रवेश कर गए और ड्रैगन को न देखकर चकित हो गए। ड्रैगन कहाँ है? एक बड़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, जब वह कई कदम आगे बढ़ा और आंशिक रूप से नष्ट हो चुकी गुफा को देखा। अभी अभी लड़ाई हुई है, उसने चिल्लाते हुए कहा, और तुरंत सार्थक, एलिस और इसला को गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखा। तुम कमीनों, तुमने ड्रैगन के साथ कुछ किया है, ये भक्षक चिल्लाया और उन पर जोर से झपटा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और वे तीनों पीछे की ओर कूद पड़े। एलिस ने उसे अचंभित होकर देखा। उसमें भी उतनी ही ताकत है जितनी मुझ में है, उसने कहा और लड़ने के लिए जल्दी से अपना हथियार निकाला। लेकिन सार्थक यहाँ लड़ने के लिए नहीं रुका।
वह जानता था कि वे नुकसान में थे क्योंकि उन्होंने अभी अभी ड्रैगन से लड़ाई की थी और वे इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने तुरंत एक हाथ से इसला को कमर से पकड़ लिया और एलिस के पीछे आकर उसे भी पकड़ लिया। सार्थक के इस अचानक कदम से वह हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि जैसे उसे टेलीपोर्ट कर दिया गया हो। जब उसका नजरिया बदल गया, बड़े आदमी के सामने होने से लेकर कई भक्षकों के सामने होने तक, जो उन्हें कहीं से भी प्रकट होते देखकर दंग रह गए थे। उन्हें रोको! पीछे खड़ा बड़ा आदमी चिल्लाया। लेकिन जिस तरह उन्होंने उन्हें प्रकट होते देखा, उसी तरह उन्होंने उन्हें गायब होते भी देखा। सार्थक ने गुफा से बाहर निकलने के लिए लगातार अपनी आयामी गति का उपयोग किया, और एक बार जब वह बाहर निकला तो उसने एलिस और इसला को आगे फेंक दिया ताकि वह घूमकर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर एक शक्तिशाली हमला करे, जिससे पहाड़ से बड़ी संख्या में चट्टानें दरवाजे पर गिरीं और उसे अवरुद्ध कर दिया। वहां से भक्षकों की चीखें आईं और बड़ी मात्रा में शक्ति इन चट्टानों पर आ गिरी। सार्थक को तब एहसास हुआ कि वह उन्हें ज्यादा नहीं रोक सकता, इसलिए वह पहाड़ी से नीचे की ओर भागने लगा। जल्दी करो, चलो यहाँ से निकलें! सार्थक चिल्लाया, जिससे लड़कियां जहां गिरी थीं वहां से उठ खड़ी हुईं और अपने सुंदर चेहरों पर मिट्टी भरकर भागने लगीं। अध्याय 30, उसे मार डालो और भाग जाओ। जैसे ही वे नीचे की ओर जा रहे थे, उनके पीछे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और चारों ओर चट्टानें उड़ने लगीं। फिर भी उनमें से कोई नहीं रुका। इन कमीनों को पकड़ो! तुम लोग जल्दी से गुफा की जांच करो! बड़े आदमी ने चिल्लाते हुए अपने अधीनस्थों को विभिन्न कार्य करने का आदेश दिया। वह अकेले ही पहाड़ी से नीचे उतरकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा और कई भक्षकों ने दूर से जादुई धनुषों से उस पर हमला कर दिया। जैसे ही सार्थक, इसला और एलिस पूरी गति से भागे तो उनकी क्षमताएं एक ओर से दूसरी ओर फटने लगीं और वे पेड़ों की ओट में छिपने लगे। फिर भी उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि बिना कुछ किए भागने से कोई फायदा नहीं होगा। भक्षक पहाड़ों के बीच से भागने में माहिर होते हैं, इसलिए वे पहले से ही अपने पीछे बड़े आदमी की चीखें सुन सकते थे। इसी कारण सार्थक ने लड़कियों से भागते समय धीरे से कुछ कहा और अचानक वह रुक गया। पहाड़ से नीचे फिसलते हुए एक चट्टान को कसकर पकड़ लिया। अपने दूसरे हाथ से उसने अपना हथियार निकाला और उसे उस बड़े आदमी की ओर जोर से फेंका जो उनके पीछे तेज गति से दौड़ता हुआ आया था। इस आदमी को ऐसे अजीब हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपनी ओर बढ़ते इस हथियार को रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। फिर भी जब उसने ऐसा किया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस हथियार का वजन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था और इसमें एक जबरदस्त पिशाच जैसी शक्ति थी जिसने एक ही हमले में उसके हाथ को नष्ट कर दिया। इससे वह क्रोधित हो गया और उसने अपनी मुट्ठी में ताकत भरकर सार्थक पर वार करने की कोशिश की, जो उससे कुछ कदम आगे था। मरो, पिशाच! वह उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया, लेकिन तभी एक छाया उसके सामने प्रकट हुई और एलिस की शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए भक्षक की घायल भुजा पर अपने हथियार से हमला किया। यदि सार्थक के हमले से उसे चोट पहुंची तो एलिस, जिसके पास भी ऐसी ही शक्ति है, के हमले से उसे कैसे चोट नहीं पहुंचेगी। उसी क्षण उसका हाथ टुकड़ों में टूट गया और टक्कर से वह दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। इसला उस कमीने के ऊपर चढ़ गई और घृणा से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने पूरी ताकत से उसके पेट पर मुक्का मारा और उसे तेज गति से जमीन पर गिरा दिया। बुआग! उसके मुंह से खून की एक धार निकली जिससे इसला पर हल्के से छलक गई। फिर भी शायद इन 3 लोगों के शरीर में उसका बस यही बचा था, क्योंकि तुरंत सार्थक ऊपर आया और उसकी गर्दन पर जोरदार प्रहार कर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया, जबकि एलिस ने खतरनाक गति से उसके अंगों को काट डाला। एलिस जैसी शक्ति वाला एक भक्षक उन लोगों के हाथों एक पल में मर गया जिन्हें उसे आसानी से नहीं मारना चाहिए था। उसके आत्मविश्वास ने उसे परास्त कर दिया। सार्थक को इसकी परवाह नहीं थी। उसने लड़कियों की ओर देखा और फिर वे तेजी से भागती रहीं, इस जगह से भागते हुए इस कमीने का खून हर जगह बिखेरती रहीं ताकि आसानी से उनका पता न चल सके। कुछ ही मिनटों बाद पूरे पर्वत पर भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी, क्योंकि वहां उपस्थित भक्षक अपने नेता की मृत्यु से क्रोधित थे। फिर भी यह ऐसी बात थी जिसकी सार्थक, एलिस और इसला को परवाह नहीं थी। वे तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहां उन्होंने घोड़े छोड़े थे और पूरी गति से शहर की ओर चल पड़े। एक बार वे यहां आ गए तो वे आह भर सकते थे। भक्षक वास्तव में बहुत मजबूत होते हैं, सार्थक ने कहा जब उसने देखा कि वे अंततः खतरे से बाहर हैं। उसे लगा कि उसके हाथ की कई हड्डियां टूट गई हैं। वे कैसे टूट गए? आसान है, भक्षक की गर्दन पर एक वार। उस भक्षक की गर्दन उन मजबूत लोहे की कठपुतलियों से भी अधिक कठोर थी। ये कैसे संभव था? जब एलिस ने उसे यह कहते सुना तो वह मुस्कुराए और उसके हाथों पर पट्टियां बांधने में उसकी मदद की। हाँ, भक्षक अक्सर विकसित होते रहते हैं। पहला विकास तब होता है जब वे भक्षक जानवरों से भक्षक बन जाते हैं। दूसरा विकास वह है जिसे आपने अभी देखा। जब वे 5000 शक्ति तक पहुंचते हैं तो उनकी त्वचा बहुत सख्त हो जाती है, लेकिन यह अक्सर उनकी कमजोरी भी बन जाती है क्योंकि वे अपनी त्वचा की कठोरता पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। यही कारण है कि उन्हें मारने के लिए अक्सर आश्चर्यजनक हमले जरूरी होते हैं, उसने कहा।
हालांकि वह अक्सर डिवॉयर्स से नहीं लड़ती है, लेकिन कभी कभी वह अकादमी मिशनों या अपने कबीले द्वारा किए गए छापों में उनसे लड़ चुकी होती है, इसलिए वह उनसे कुछ हद तक परिचित है। हालांकि वे अभी भी नहीं जानते कि उस जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फिर भी मैं तुम्हारी ताकत देखकर हैरान हूँ सार्थक। ये पहली बार है जब मैंने 3000 से ज्यादा शक्ति वाले किसी व्यक्ति को देखा है जो 5000 से ज्यादा शक्ति वाले भक्षक को इतनी आसानी से घायल कर सकता है। उसने उसे घूरते हुए कहा। इसला को भी इस बात पर आश्चर्य हुआ। सार्थक, मुझे लगता है कि जब आप मारते हैं तो आपकी मुट्ठियां भारी हो जाती हैं। क्या ये वजन उठाने की रणनीति का प्रयोग है जो आपने हमें सिखाई थी? उसने अचानक पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी मुट्ठी का वजन बढ़ा सकता हूँ, जिससे हमला ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। हालांकि इसे स्वतंत्र रूप से करना मुश्किल है, मैं अभी तक इसमें पूरी तरह से पारंगत नहीं हुआ हूँ। सार्थक ने जवाब दिया। ये बहुत बढ़िया है सार्थक। भले ही आप इसे हर युद्ध में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकें, लेकिन जब आप हमला करेंगे तो ये हमें बहुत फ़ायदा देगा, एलिस ने कहा। वे दोनों इसके लिए उसकी प्रशंसा करने लगे। हालांकि वे इसे आधे रास्ते तक कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें, क्योंकि इस रणनीति के लिए पिशाच शक्ति की आवश्यकता होती है और इसे करना बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत उच्च स्तर के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। फिर भी थोड़ी देर बाद प्रशंसा के शब्द बंद हो गए और विषय बदल दिया गया। सार्थक ने पूछा, हमारे पास कौन सी जड़ी बूटी है एलिस? एलिस को वह जड़ी बूटी याद आ गई, इसलिए उसने उसे देखने के लिए बाहर निकाला। ये जड़ी बूटी अद्भुत है सार्थक। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है, खास तौर पर हम पिशाचों के लिए, लेकिन भक्षकों के लिए भी। यह अपने पास रखे किसी भी शव को खा जाती है, भले ही उस पर खून न लगा हो, और यह बहुत अधिक मात्रा में खून बनाती है जिसे पिया जा सकता है, और यह किसी भी पिशाच से निकाले गए खून जितना ही प्रभावी है। आपको इसे केवल भोजन के लिए लाश देनी होगी और यह आपको इनाम के रूप में खून देगा। मेरे पिता के अनुसार यदि यह एक लाश को निगल लेता है तो यह उस शरीर में समाहित रक्त से 2 या 3 गुना अधिक रक्त बना सकता है। उसने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। उसके शब्दों से दोनों को झटका लगा। क्या ऐसी कोई चीज़ है? और चाहे वह किसी भी तरह की लाश हो? सार्थक ने आश्चर्य से पूछा और उसने सिर हिला दिया। किसी भी तरह की लाशें? आप भक्षक जानवरों की लाशें भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे आपको कम खून मिलेगा क्योंकि यह उनका पसंदीदा भोजन नहीं है। उसने जवाब दिया। हे भगवान, इतना बढ़िया! ये तो बहुत बड़ा खजाना है। सार्थक ने आश्चर्य से सोचा, यदि हमारे पास ऐसा रक्त स्रोत होता तो हमें केवल पहाड़ों में जाकर जानवरों की लाशें ढूंढने जाना पड़ता और हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रक्त मिल जाता। उसने सोचा, ये स्वर्ग से मिला उपहार है। फिर भी हर चोरी हुआ उपहार कई अवसरों पर अपने साथ बड़ी समस्या लेकर आता है, इसलिए सार्थक हमेशा चौकन्ना रहता था क्योंकि अब उसे इस खजाने की उपयोगिता का पता था। ठीक है सार्थक, स्क्रॉल में क्या समस्या है? एलिस ने अचानक पूछा। सार्थक ने पत्थर की मेज पर रखे सभी स्क्रॉल बाहर खींच लिए। तभी उनमें से एक का छोटा सा हिस्सा उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सार्थक ने तुरंत उसे पकड़ लिया। ओह, उसने इस स्क्रॉल को देखते हुए सोचा। नक्शा? एलिस ने संदेह से पूछा। क्या यह मेरे पास मौजूद कागज़ के समान हो सकता है? बनावट बहुत मिलती जुलती है। सार्थक ने सोचा और अपने पास पहले से मौजूद चर्मपत्र का टुकड़ा निकाला। वे एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, हालांकि यह यहाँ पर पूरी तरह से मेल नहीं खाता। हो सकता है कि हमारे पास पहले से मौजूद एक का दूसरा भाग इसे सही ढंग से पूरा करता हो। सार्थक ने जवाब दिया जब उसने ये देखा और मुस्कुराया। खैर, मुझे नहीं पता कि यह नक्शा किस लिए है, लेकिन मुझे अभी से थोड़ी उत्सुकता महसूस होने लगी है। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने बाकी बचे हुए खर्रे देखने शुरू किए।